हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं ना, यूपीएससी का प्री का। प्री का किसका? यूपीएससी का। तो यूपीएससी प्री का हम लोग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं हम लोग, एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत है ना, यहाँ पे देखिए प्राचीन भारत। अब गाइस वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी आएंगी, ठीक है। आपको पूरा सिलेबस को, इंटायर सिलेबस को हमको बहुत कम समय में करना है, ठीक है। जिस दिन मैं गैपिंग लूंगा कुछ टाइम के लिए, तो उस वक्त आपको क्या करना है, सारे वीडियोस देख लेना है और आपको अपने नोट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। रिवीजन का टेस्ट मैं नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। तो रिवीजन आप करते रहिए, ये मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि वो आप कर रहे होंगे। तो आपने हमने समझा कि अब है ना, बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, दो चार क्वेश्चंस, और उसके पैटर्न जो है उसको देखा, 2021 वाले को देखा। 2021 के डिटेल्ड एनालाइज वाला क्वेश्चन था कि जो पढ़ा हुआ है वो ही कर सकता है, बट थोड़ा सा अपेक्षाकृत 2021 में इजी था, क्योंकि एलिमिनेट करना बहुत इजी हो रहा था, देख रहे थे आपने। लेकिन 2022 इसमें क्या है कि क्वेश्चन की संख्या कितनी, आप लिखिए क्वेश्चन की संख्या 2 क्वेश्चन से कितना है, 2 क्वेश्चन है, आप ये लिख लीजिए 2022 में। और समझिए 2 क्वेश्चन जो है ये यूपीएससी में, इसमें एक क्वेश्चन जो है ना नए पैटर्न का है, न्यू। अभी तक जो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, जैसे कि पहले पूछा जाता था कि कथन एक सही है, दो सही है, या फिर एक और दो सही है, तीन सही है, इस तरह पूछा जाता था। ये थोड़ा एलिमिनेट करना आसान हो गया था लोगों को, कि एक काट दो काट दो, तीन काट दो, ऐसे एलिमिनेट वाला एलिमिनेशन ही खत्म हो गया। एक क्वेश्चन ऐसा न्यू पैटर्न का है, तो इसलिए एलिमिनेट करना जानना चाहिए, ठीक है। उस पर भी क्वेश्चन बेस्ड है, लेकिन अब जो पैटर्न आते हैं वो और यूपीएससी हार्ड करते जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको समझना होगा, आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसको समझिए, इसका क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं डिटेल से, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन पढ़िए, एक मिनट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित युग्मों पे विचार कीजिए। अब क्या है कि एक तरफ राजा है और एक तरफ राजवंश है ना गाइस। एक मिनट गाइस, आइए। एक तरफ राजा है और एक तरफ राजवंश है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इन सब राजा का नाम है और यहाँ पर राजवंश है, कि कौन सा राजा कौन से राजवंश से संबंधित है। बट यहाँ यहाँ देखिए, जैसे कि नानुक, इसके विषय में बोला रहा है कि ये चंदेल से है, ठीक है। जय शक्ति ये परमार से है। नागभट्ट द्वितीय ये किससे है, गुर्जर प्रतिहार से। और भोज राष्ट्रकूट से है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ आ रही है। अब क्या है, उपयुक्त में से कितने सही सुमेल हैं, बस यही पूछा है। ये नहीं पूछा है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, या ए बी सी तीनों सही है, या चारों सही है, या चारों गलत है, ये सब नहीं पूछ रहा है। पूछ रहा है केवल एक युग्म सही है, यानी कि एक मान लीजिए ये सही है, तो आपको लिख देना है कि बस एक युग्म सही है। अगर लिखना है कि दो युग्म सही है, तो आप क्या करिएगा कि मान लीजिए ये और ये सही है, तो आपको दो युग्म सही है, समझ रहे हैं। तीन युग्म सही है या चारों युग्म सही है, चार गो है, चारों ऑप्शन, एक सही है, कौन सा सही है इससे उसको मतलब नहीं है। आपको ये नहीं बताया जा रहा है, एलिमिनेट खत्म करने के लिए ये लाया गया, ठीक है। क्या हो रहा था कि यूपीएससी में कोचिंग्स का रोल आ रहा था, तो कोचिंग्स क्या कर रहे थे, एलिमिनेशन पर कोचिंग निकाल दे रहे थे, मतलब क्लासेस की एलिमिनेट करने के लिए ये स्पेशल क्लास ले लो सीखने के लिए। ऐसा कुछ उसमें सीखना नहीं था, आपने पहले भी देखा है इस वीडियो में कि कुछ वैसे ऐसा सीखने लायक नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन वो ऐसा आ रहा था, तो उस कोचिंग को शक्ति को यूपीएससी खत्म करने के लिए, देखिए कोचिंग में क्या चल रहा है ये सिर्फ हम लोग को पता है, यूपीएससी को नहीं पता है, ये सब बात तो नहीं है, आप समझ रहे हैं चीजों को। यूपीएससी को भी वही चीज पता है, वो सारे चीज डिटेल नॉलेज रख रहा है कि क्या कोचिंग्स वाले कर रहे हैं। आपको आपके फॉर्म फिलअप जब करते हैं आप, तो उसमें यूपीएससी के बारे में डिटेल पूछता है ना, कि आपने कोचिंग ले रखी है या नहीं ले रखी है, आपने भर के देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। अब तो डिटेल्ड फॉर्म आने लगा है, पूरा एकदम डिटेल, अब प्री में ही सब कुछ पूछ ले रहा है। इतना लंबा एकदम घंटों का फॉर्म भरिए आप बैठ के। तो अब आइए, तो बताइए कि इसमें से कौन सा आपको क्या लगता है कि कौन सा जो आप पूरा पढ़ा होगा वही बता सक रहा है ना, क्योंकि जो करेक्ट है एकदम कि ये वाला सही है, ये वाला सही, बाकी सब गलत है, तो क्या हो जाएगा कि गलत है, ऐसे ऐसे वाला जो लोग है। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझते हैं, इसका आंसर हो जाएगा गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा समझ आइए, इसका आंसर हो जाएगा केवल दो युग्म सही है। कितना? दो युग्म सही है, केवल दो युग्म। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। देखिए मैंने आपको नोट्स बना के दिखा दिया कि कैसे आपको लिखना है। अब यहाँ देखिए व्याख्या। चंदेल या है ना, चांदल है ना, इसका नाम क्या है, चांदल या चंदेल, ठीक है। ये दोनों नाम इसी का है, ठीक है। चंदेल खासतौर पर पूछता है, चांदाल ये यहाँ पे चांदला जो है, चांदला ये आपको उतना याद नहीं रखना, लेकिन समझ लीजिए कि चांदला भी नाम इसी का है, ठीक है। मध्य भारत का एक भारतीय राजपूत वंश था, कहाँ का था ये, मध्य भारत का, ठीक है। आप क्या समझिए, चंदेल बगल में मध्य भारत लिख दीजिए और बगल में लिखिए राजपूत वंश, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं चीजों को। अब देखिए भारतीय इतिहास में लोकप्रिय रूप से चंदेल या
जेजाक जेजाक भुक्ति वंश कहा जाता है। इसको जेजाक भुक्ति भी कहा जाता है। तो बस आपको क्या करना है, चंदेल, चंदला, चंदेल और क्या कहते हैं, जेजाक भुक्ति एक जगह लिखना है, ऑब्लिक ऑब्लिक में, ठीक है। और भारतीय राजपूत है और मध्य भारत में, इतना आपको ये लिखते चलना है, ठीक है। पूरे लाइन बाय लाइन नहीं लिखना है आपको, ठीक है। अगला क्या है, मोहाब खंड के किंवदंतियों के अनुसार, ठीक है, ये कुछ एक इसके अनुसार यहाँ बता रहा है कि मोहाब खंड के किंवदंतियों के अनुसार चंदेल परिवार में उत्पन्न चंद्रमा, हिंदी में चंद्र कहा जाता है जिसको, और हेमवती के मिलन से हुई है, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। 954 ईस्वी के खजुराहो शिलालेखों के अनुसार चंदेल वंश के प्रथम राजा नानुक ऋषि चंद्र तेत्रेय या नाम याद रखना आपको, चंद्र त्रेय के वंशज थे, जो प्रसिद्ध वैदिक ऋषि आत्री के पुत्र थे। अतः युग ए को सुमिलित करता है। क्या हो गया यहाँ पे देखिए, खजुराहो के शिलालेख के अनुसार मिलता है। शिलालेख खजुराहो आपने देखा है, वहां के शिलालेखों के बारे में आपने पढ़ा होगा। चंदेल वंश, ठीक है, यहाँ पर समझिए, चंदेल वंश के प्रथम नानुक ऋषि चंद्रेय, है ना। यहाँ पर समझिए, युग में एक कौन सा था, युग में एक में नानुक और चंदेल। तो नानुक और चंदेल ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नानुक ही चंदेल में था, ऐसा आप लिख लीजिए बगल में, सिर्फ इतना समझिए। और फिर यहाँ समझिए, जय शक्ति का संबंध चंदेल वंश से था, न कि परमार वंश से, ठीक है। आप समझिए, जय शक्ति कहाँ है, परमार वंश से नहीं है, ठीक है, चंदेल वंश से है, ठीक है। जय शक्ति कहाँ है, देखिए जय शक्ति ऑप्शन में, जय शक्ति यहाँ पे क्या करना है आपको, जय शक्ति चंदेल से संबंधित है, जय शक्ति भी चंदेल से संबंधित है, न कि परमार से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा ये, ठीक है। आगे चलिए, तीसरा क्या है, गुर्जर के बारे में बताया गया कि गुर्जर गुर्जर प्रतिहार वंश से, प्रतिहार राजवंश मध्ययुगीन भारत के दो हिंदू राजवंशों में से एक था। कौन, गुर्जर, प्रतिहार राजवंशों में से दो हिंदू वाला में से एक राजवंश था गुर्जर, ठीक है। हरिश्चंद्र, यहाँ देखिए, हरिचंद्र के वंशजों ने 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान आमतौर पर सामंत के दर्जे के स्थान मंडोग मंडोर मारवाड़, है ना, मारवाड़, और क्या है, मंदोर मारवाड़, यहाँ देखिए मंदोर मारवाड़, जोधपुर, ठीक है, जोधपुर राजस्थान में शामिल किया। 8वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान नागभट्ट वंश पहले उज्जैन और बाद में कन्नौज में शासन किया, ठीक है। ये आपको डिटेल लिखते चलता है, कुछ कुछ फैक्ट्स जो आपको इंपोर्टेंट लगे। अन्य गुर्जर वंश मौजूद थे, लेकिन उन्होंने प्रतिहार उप नाम ग्रहण नहीं किया, ठीक है। तो अन्य जो थे वो प्रतिहार नाम नहीं ग्रहण किया था, ठीक है। ये चीज आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया गया है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जटिल युद्धों, जिसमें प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शामिल थे, में नागभट्ट, यहाँ देखिए नागभट्ट द्वितीय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि पाल और राष्ट्रकूट जो थे ये लोग प्रतिहार वंश के थे, और ये नागभट्ट द्वितीय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नागभट्ट ने, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय जो है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि नागभट्ट द्वितीय, समझ रहे हैं इसके बारे में, उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बना और कन्नौज, यहाँ देखिए कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित की। लगभग 833 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र रामभद्र, अतः युग्म 3 सुमिलित, सही सुमिलित है, यहाँ समझिए। नागभट्ट द्वितीय जो है उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बना और कन्नौज में अपनी राजधानी बनाई, नई राजधानी, और लगभग 833 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र रामभद्र, है ना, रामभद्र, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय, ये वाला आपका सही हो गया। ये एक मिनट दोस्तों, देखिए एक मिनट, ये आपका सही है। ये आपने पढ़ लिया कि नानुक जो है ये चंदेल वंश से संबंधित है। आपने ये पढ़ा कि नागभट्ट द्वितीय जो है वो गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। और ये जो है, अब 2 ही ऑप्शन सही है, ये वाला आपका गलत है। यहाँ देखिए ये वाला, एक सेकंड गाइस, ये आपका गलत है और ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। भोज वाला, यहाँ समझिए, भोज वाला लास्ट आप समझिए। महिर भोज परमार वंश से संबंधित है ना, यहाँ देखिए, यहाँ महिर भोज जो था ये परमार वंश का राजा था, ठीक है। युग्म 4 गलत है, परमार, महिर भोज जो है, महिर भोज, एक सेकंड, भोज जो है, भोज लिखा है सिर्फ, महिर भोज ये परमार से। पर क्या है कि यहाँ पर आप ये इससे नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत, ये क्वेश्चन गलत, ये दोनों सही, यानी कि 2 सही है, ठीक है। ये दोनों एक और 3, ये दोनों सही है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। अब एक चीज बता रहा हूँ कि देखिए, भोज जो है यहाँ पर देखिए, भोज जो है ये परमार से संबंधित है, ये तो चंदेल से संबंधित है,
और जय शक्ति भी चंदेल से संबंधित है, ठीक है। और ये जो है ये आपका गुर्जर से ही प्रतिहार से संबंधित है, ठीक है। राष्ट्रकूट के बारे में आपको जब पढ़े तो अलग से आपको ध्यान रखना है, ये चीज आप समझ रहे हैं चीजों को क्वेश्चन के बारे में। और एक चीज बताओ कि अब क्या है कि जो लोग चंदेल सुन रखे हैं और परमार भी सुन रखे हैं गुर्जर, तो लगेगा कि एक ही जगह से आ रहे हैं सब, है ना, कंफ्यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको ओवरऑल पूरा पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी या फिर कुछ भी, तो आप वहाँ कंफ्यूज होंगे कि चीजें तो है लेकिन किससे मिल रही है, ये आपको अगर क्लियर नहीं हो पाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नानुक चंदेल वंश से है ये आपको पता है, ठीक है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि केवल एक युग्म, केवल दो, केवल तीन, केवल चार, ये नहीं बता सकते आप, क्योंकि एलिमिनेट खत्म हो गया। आपको पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ बताना होगा कि ये वाला और ये वाला सही है और बाकी ये गलत है, ये गलत है, आपको बताना होगा कि ये भी गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज नया चीज लाया, ये चीज मैं दिखाना चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व करिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार, है ना, कौटिल्य के बारे में आपने पढ़ा है, उसका अर्थशास्त्र लिखा हुआ ग्रंथ है, उसके बारे में आपने पढ़ा है के अनुसार कौन सा सही है। तो अर्थशास्त्र के बारे में जितने भी डिटेल दिए हैं आपने कॉपी में लिखते चल रहे होंगे एनसीईआरटी के साथ, है ना, मैं पढ़वाऊंगा उसे। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति दास हो सकता है, न्यायिक दंड के अनुसार कोई भी दास हो सकता है, ठीक है, दास बन सकता है। स्त्री दास अपने मालिक के ससर्ग, है ना, संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है, ठीक है। ये जो स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है, याद रखिए। तीसरा क्या ऑप्शन बोल रहा है कि यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पति पिता हो, स्त्री दास, है ना, स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुआ हो हुए पुत्र का पिता हो, ठीक है, तो उस पुत्र का मालिक का पुत्र होना कानूनी हक है, मतलब इसका अगर बेटा हो जाएगा तो ये उसका मालिक हो जाएगा, ठीक है, ये हक है उसका, ऐसा लिख बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ समझिए कौन सा सही है उपयुक्त, यहाँ एलिमिनेट करिए आप, फिर कौन सा उपयुक्त कथन सही है, केवल एक और दो इस टाइप का है ना, दो और तीन, एक और तीन, और एक दो तीन, तो यहाँ पे एलिमिनेट आप कर सकते हैं कुछ चीजों को, लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन एक जो न्यू पैटर्न में आया था यहाँ पे एलिमिनेशन खत्म हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एलिमिनेट आप कर सकते हैं, करिए यहाँ पर, बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। अगर आपको पता है, यहाँ पर देखिए, अगर आपको पता है ये बात कि 3 नंबर जो है यहाँ देखिए ये चला, ये तो गलत है, ये पता है आपको। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री का पैदा अगर हुआ होगा तो ये उसका मालिक बन जाएगा, नहीं ना, ये चीज नहीं बताया है, ठीक है। तो 3 नंबर जो है सो यहाँ पर देखिए, अगर पता है आपको 3 नहीं होगा तो, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, एक सेकंड, यहाँ देखिए, पहला क्या बोला है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से, बोला है यदि स्त्री दास, दास का मालिक, है ना, एक बार ये कंफ्यूज देखिए कितना करे, स्टेटमेंट बेस्ड है पूरा एकदम, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुआ पुत्र का पिता हो, ठीक है, तो ये जो स्त्री है इस दास के पिता है, समझ रहे हैं आप, इसका इसका जो बेटा है ये इसका पिता, मालिक जो है इसका पिता हो जाएगा इसका बेटा का, ठीक है। तो मालिक का पुत्र होना, मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिल जाएगा, मतलब कि अगर कोई मालिक है और उसका अगर कोई दास स्त्री है और उससे अगर उत्पन्न कोई पुत्र हो जाता है तो ये मालिक का पुत्र हो जाएगा, ठीक है, ये इसको हक मिल जाएगा, कानूनी हक, ये अर्थशास्त्र में बताया गया है, ठीक है। इससे क्या होता था कि कानून व्यवस्था सुधार किया जाता था, क्योंकि चीजें देखिए, जैसे कि अगर कोई अमीर व्यक्ति है, मालिक है, और उसका दास स्त्री है, दास स्त्री आप समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहा है, और उसका पुत्र अगर हो गया, इन दोनों के संबंध से एक पुत्र हुआ, तो ये जो पुत्र है ये मालिक का पुत्र हो जाएगा, ठीक है, स्वाभाविक है, ये करने के लिए ये बहुत बड़ा नियम बनाया था ताकि ये अच्छा है। तो ये पता है कि ये तो होगा, 3 नंबर होगा, है ना, ये मैं बताना चाह रहा, 3 नंबर होगा। तो 3 नंबर कहाँ कहाँ पे है, देखिए 3 नंबर ये वाला है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये चीजें ये वाला कट जाएगा, आपका स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। तो सी, बी और डी बचा। अब बताना कि एक होगा कि नहीं, क्योंकि दो तो दोनों में है, एक होगा कि नहीं ये बताइए, एक होगा कि नहीं। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति दास हो सकता है, दास व्यवस्था पर पूरा व्यापक बताया अर्थशास्त्र ने, कौटिल्य ने बताया अर्थशास्त्र में कि दास व्यवस्था नहीं हो सकता, ये चीज ये गलत स्टेटमेंट है और ये सही है, ठीक है। तो 2 और 3 है ना, 2 और 3, यहाँ देखिए 2 और 3, 2 और 3, तो एक बात बताइए कि एक नहीं होगा, 3 होगा तो इसलिए ये नहीं होगा, 3 हो सकता है यानी कि ये भी कट गया, ठीक है, 3 होगा लेकिन एक नहीं होगा, ये कट गया, ठीक है। 2 और 3 ये हो सकता है और इसमें एक है इसलिए ये भी कट गया, तो ऑप्शन बी, ऐसे एलिमिनेट करना होगा, थोड़ा एक्टिवली यहाँ करना थोड़ा इजी लग रहा है, एग्जाम हॉल में करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट यस आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं, प्रैक्टिस से आप क्या करेंगे, कर सकते हैं,
प्रैक्टिस से आप कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन 20 का है, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, समझिए। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि एक आदमी जन्म से, ठीक है, स्वेच्छा से खुद का बेच कर, है ना, स्वेच्छा से खुद का बेच कर, युद्ध में कैद होकर या न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप दास या गुलाम नहीं हो सकता, ठीक है। यही मैं बताना चाहता था, यही पहला है कि दास खुद से नहीं बन सकता है, जन्म से भी नहीं होगा, स्वेच्छा खुद से खुद को बेच कर भी नहीं कि खुद को मैं बेच देता हूँ, ये भी नहीं, और युद्ध में कैद होकर, किसी युद्ध में कैद हो गया तो उसमें भी वो दास बन जाएगा, ऐसा नियम नहीं अर्थशास्त्र में बताया गया है। न्यायिक दंड के अनुसार भी नहीं, क्योंकि कोई एक न्यायिक दंड दिया कि तुम्हें दास बनाया जाए, ये भी नहीं होगा। ये चीजें आपको नोट करना है, ठीक है। ये चीज आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि कथन एक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कथन एक गलत हो जाएगा, आइए, इसलिए एक गलत हो गया। अब दूसरा क्या है कि यदि एक दासी ने अपने स्वामी के बच्चे को जन्म दिया, है ना, अगर एक दासी अपने स्वामी के बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, इनका बच्चा हुआ, तो वह बंधन से मुक्त ही हकदार होती है। साथ ही ऐसी गर्भवती दासी को गर्भावस्था की अवधि के दौरान उसकी देखभाल के लिए उचित व्यवस्था भी बनाए बिना, है ना, व्यवस्था किए बिना बेचा या गिरवी नहीं रखा जा सकता। मान लीजिए कोई एक दासी है, उसको आप गर्भावस्था में बेच नहीं सकते, उस वक्त ऐसा परंपरा था, ठीक है। ये चीज आपको हिस्ट्री में समझनी होगी, तो ये चीज आप समझ गए तो कथन दो सही हो गया था। जबकि किसी दासी द्वारा अपने स्वामी के बच्चे को जन्म दिया जाता है तो बच्चा उसकी माँ दोनों के को एक ही बार में स्वतंत्र माना जाएगा, एक ही बार में दोनों को क्या माना जाएगा, स्वतंत्र। यदि जीविका के लिए माँ को बंधन में रहना है तो उसके भाई और बहन को मुक्त कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि नहीं, माँ को अभी और भी पैसे की जरूरत है इसलिए वो बंधन में रहेंगी, तो क्या होगा, भाई और बहन को मुक्त कर दिया जाएगा। एक बार मुक्त होने के बाद किसी पुरुष या महिला गुलाम के जीवन को बेचने या गिरवी रखने पर 12 पनास का जुर्माना दंडित किया जाएगा, सिवाय उन लोगों के जो खुद गुलाम बेच बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। तो ये कुछ नियम है वहां पे गुलाम बनाने के संबंध में, लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में डिटेल आपको समझना पड़ेगा, ये यूपीएससी का चीज है, इसको आराम से आपको समझना होगा। या देखिए न्यायिक दंड जो है या फिर किसी भी तरह से आप गुलाम नहीं बन सकते कोई भी व्यक्ति, ठीक है, ये चीज करिए, ठीक है। आपको जन्म से भी नहीं। और स्त्री का दास अपने मालिक के संसर्ग पुत्र पर जनन का कानूनी तौर पर मुक्त हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, जनन हो जाता है तो ये स्त्री भी हो जाता है, और ये वाला क्या है, मुक्त पुत्र का है, पुत्र भी, दोनों ही क्या हो जाता है, ये दोनों ही क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। ये आपने समझा। लेकिन अगर अगर स्त्री चाहती है कि ये आजाद ना हो, ये कुछ और आजीविका करे, तो इसके भाई और बहन को आजाद कर दिया जाएगा। आप समझ रहे, आप कैसा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आ रहा है, क्वेश्चन पैटर्न आप समझ पा रहे हैं। थैंक यू गाइज। आपको एनालाइज समझ आ रहा है कि नहीं, या कुछ कमियां ये बताइए, या मैं नोट से ही समझाऊं आपको, ये भी आप कमेंट करिए ताकि आपको और अच्छा समझ आए। थैंक यू गाइज।